नमस्कार। भारत का बजट 2026, इसमें क्या खास होने वाला है? देश की उम्मीदें किससे जुड़ी हैं? तो चलिए अगले कुछ मिनटों में हम इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि इस बार दांव पर क्या लगा है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। शुरुआत एक ऐसे नंबर से करते हैं जो अपने आप में एक कहानी है। 9। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना लगातार 9वां बजट पेश कर रही हैं। अब देखिए, ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये दिखाता है आर्थिक नीतियों में एक तरह की कंटिन्यूटी, एक स्थिरता। और यही बात इस बजट को और भी खास बना देती है। और सुनिए, इस बार का बजट सिर्फ हिस्टोरिकल नहीं है, बल्कि कह सकते हैं अनप्रेसिडेंटेड भी है। सोचिए जरा, दशकों पुरानी परंपरा टूट रही है। पहली बार बजट आ रहा है संडे को, और सबसे मजेदार बात, उस दिन स्टॉक मार्केट भी खुला रहेगा। मतलब सरकार जो भी ऐलान करेगी, बाजार का रिएक्शन वो तुरंत रियल टाइम में देखने को मिलेगा। अच्छा, तो इस पूरे बजट की हलचल को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले बात करेंगे इस ऐतिहासिक बजट सत्र की, फिर देखेंगे सरकार का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। इसके बाद इंडिया इंक की विश लिस्ट पर नजर डालेंगे, और हाँ, आम टैक्स पेयर की उम्मीदें क्या हैं वो भी जानेंगे। और आखिर में एक्सपर्ट्स और पॉलिटिक्स का इस पर क्या टेक है उसे भी समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस ऐतिहासिक बजट सत्र की। देखते हैं कि मंच कैसे तैयार हुआ है और इस पूरे हफ्ते की बड़ी तारीखें क्या कह रही हैं। अब ये देखिए, ये सिर्फ डेट्स नहीं है, ये एक पूरा प्रोसेस है। 28 जनवरी को राष्ट्रपति के भाषण से सरकार एक तरह से टोन सेट करती है, बताती है कि उसकी उपलब्धियां क्या हैं, इरादे क्या हैं। फिर आता है इकोनॉमिक सर्वे, जो देश की इकोनॉमी की हेल्थ रिपोर्ट जैसा है। और इन सब के बाद 1 फरवरी को आता है डी डे, बजट का वो दिन जिसका हम सबको इंतजार है। अच्छा, तो आगे की प्लानिंग देखने से पहले ये समझना जरूरी है कि सरकार खुद अपने पिछले काम को कैसे देखती है, और इसकी एक झलक हमें मिली राष्ट्रपति के अभिभाषण में। सरकार की कहानी का जो सबसे बड़ा एंकर पॉइंट है वो है ये आंकड़ा, 25 करोड़ लोग जिन्हें पिछले दशक में गरीबी से बाहर निकाला गया। अब देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये सरकार के सोशल जस्टिस और इंक्लूसिव ग्रोथ के नैरेटिव का कोर है, और इसी फाउंडेशन पर आगे की इकोनॉमिक पॉलिसीज बन रही हैं। तो तस्वीर एकदम साफ है। 2047 के विकसित भारत के विजन से लेकर नेशनल सिक्योरिटी और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन तक सरकार एक ब्रॉड बेस्ड प्रोग्रेस की तस्वीर पेश कर रही है। मतलब संदेश ये है कि देश हर मोर्चे पर आगे बढ़ रहा है और फ्यूचर के लिए पूरी तरह तैयार है। चलिए, ये तो हुई सरकार की बात, पर अब सवाल ये है कि देश का उद्योग जगत मतलब इंडिया इंक इस बजट से क्या चाहता है, उनकी विश लिस्ट में क्या है, देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिफेंस सेक्टर की, जो अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला सेक्टर नहीं बने रहना चाहता। उनकी मांग है इनोवेशन और आत्मनिर्भरता। और देखिए, ये मांगे काफी कुछ बताती हैं। इंडस्ट्री चाहती है कि भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का बायर ना रहे, बल्कि क्रिएटर बने। R&D बजट बढ़ाने की मांग का सीधा मतलब है कि नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस इक्विपमेंट देश में ही बने। और ड्रोन के लिए एक नई PLI स्कीम की मांग, ये तो फ्यूचर वॉरफेयर की तैयारी का साफ संकेत है। डिफेंस के बाद अब आते हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर पर। इस सेक्टर का मानना है कि ये बजट भारत को AI सुपर पावर बनाने की एम्बिशन को रियलिटी में बदलने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो टेक इंडस्ट्री की मांग एक तरह से AI ड्रिवन इकोनॉमी बनाने का 4 स्टेप फॉर्मूला है। पहला, इंडिया AI मिशन को बड़े स्केल पर सपोर्ट मिले। दूसरा, उसे चलाने के लिए दमदार डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तीसरा, रूल्स एंड रेगुलेशंस एकदम क्लियर हों। और चौथा, एंटरप्राइज ग्रेड AI और ब्लॉकचेन के लिए एडवांस्ड स्किलिंग की फंडिंग हो। अब एक ऐसे सेक्टर पर आते हैं जिसका फ्यूचर एक टैक्स के सवाल पर अटका हुआ है, और वो है ऑनलाइन गेमिंग। ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन टैक्स को लेकर एक बड़ी कंफ्यूजन में फंसी हुई है। यहाँ इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक प्रपोजल है कि प्लेयर ने जितना भी पैसा लगाया उस पूरे अमाउंट पर टैक्स लगे। वहीं इंडस्ट्री की मांग है कि टैक्स सिर्फ उस कमीशन या फी पर लगे जो कंपनी कमाती है, जिसे GGR कहते हैं। मतलब एक मॉडल इस इंडस्ट्री को खत्म कर सकता है तो दूसरा इसे ग्रो करने का मौका दे सकता है। इंडस्ट्री इसी पर क्लैरिटी चाहती है। अच्छा, बजट सिर्फ बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए तो होता नहीं है। आम टैक्स पेयर और उनसे जुड़े इंश्योरेंस जैसे सेक्टर्स भी वित्त मंत्री की ओर बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं। और यहाँ सबसे बड़ी मांग है न्यू टैक्स रिजीम को लेकर।
देखिए, प्रॉब्लम ये है कि न्यू टैक्स रिजीम में इंश्योरेंस जैसी ज़रूरी सेविंग्स पर टैक्स छूट नहीं मिलती। तो इंडस्ट्री चाहती है कि इन बेनिफिट्स को उसमें शामिल किया जाए। इससे क्या होगा, ज़्यादा लोग इंश्योरेंस खरीदेंगे और नया सिस्टम भी और अट्रैक्टिव बनेगा। तो हमने सरकार का पक्ष देख लिया, इंडस्ट्रीज की मांगे भी सुन ली, पर अब जरा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट्स और देश का पॉलिटिकल क्लाइमेट इस बजट को लेकर क्या कह रहा है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन की ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका कहना है कि बजट सिर्फ साल भर का हिसाब किताब नहीं होना चाहिए, इसे देश के लॉन्ग टर्म विजन से जुड़ना चाहिए और ग्रोथ बढ़ाने के कॉन्क्रीट स्टेप्स पर फोकस करना चाहिए। और अब देखिए एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव। एक तरफ लॉन्ग टर्म विजन की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ मार्केट के एक बड़े एक्सपर्ट का मानना है कि बजट अब उतना बड़ा इवेंट रहा ही नहीं। क्यों? क्योंकि बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अब बजट के बाहर भी साल भर होते रहते हैं। और इन इकोनॉमिक डिबेट्स के बीच पॉलिटिक्स भी अपना रोल प्ले कर रही है। बजट एक ऐसे माहौल में पेश हो रहा है जहां सरकार और विपक्ष में कुछ मुद्दों पर गहरा डेडलॉक है। तो ये साफ है कि बजट सिर्फ एक इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक पॉलिटिकल इवेंट भी है। और आखिर में एक और पूर्व वित्त मंत्री की ये सलाह एक तरह से सब कुछ सम अप कर देती है। चाहे बड़ा इन्वेस्टर हो या छोटा, इंडस्ट्री, सबको टैक्स फ्रंट पर स्टेबिलिटी चाहिए। बार बार नियम बदलने से भरोसा कम होता है और एक स्टेबल पॉलिसी इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करती है। तो हम इसी सबसे बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या एक अकेला बजट अलग अलग इंडस्ट्रीज की इमीडिएट डिमांड्स और देश के लॉन्ग टर्म विजन, इन दोनों के बीच बैलेंस बना सकता है? क्या वित्त मंत्री एक ऐसा बजट पेश कर पाएंगी जो आज की जरूरतों और कल के सपनों के बीच एक सही संतुलन बना सके? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसी के जवाब पर इस बजट की सक्सेस या फेलियर डिपेंड करेगा।